Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about lab grown diamonds के बारे में. सेकेंड आर्टिकल में यूएस और जापान के जॉइंट एक्शन के बारे में बात करेंगे येन के केस में. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रेमवर्क एंड लास्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो इन्वायरमेंटल हजार्ड्स अक्रॉस द ग्लोब चल रहे हैं उसके बारे में. देखिए, आपने नेचुरल डायमंड्स के बारे में तो सुना होगा. ये डायमंड्स कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं. तो ऐसे ही आप दो अलग तरीकों से डायमंड्स लैब के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं. जैसे 1945 में प्रोजेक्ट सुपर प्रेशर के अंडर, यहां पे हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर में एंड मैसिव प्रेशर के अंडर इस डायमंड को बिल्ड किया गया था. तो यहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू इसको बिल्ड किया गया था, क्रिस्टलाइजेशन को अचीव किया गया था. दूसरा केमिकल वेपर डेपोजिशन के थ्रू. अब यहां पे क्या होता है, 1962 में आप कार्बन रिच गैस को कहीं ना कहीं एक वैक्यूम चैम्बर में डालते हैं एंड वहां पे माइक्रोवेव के प्लाज्मा के थ्रू आप लेयर बाय लेयर कार्बन को इसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं, जिससे डायमंड शीट्स का सबस्ट्रेटा क्रिएट होता है एंड उसके बाद पूरा ये डायमंड वहां पर क्रिएट किया जाता है. अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हमारी लैब ग्रोन डायमंड को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है एंड इसके लिए आईआईटी मद्रास में हमने इंडियन सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड को क्रिएट किया है. तो कहा जाता है कि ये सिंथेटिक डायमंड है जिसको लैब के अंदर ग्रो किया जा सकता है एंड ये मिमिक करता है सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज को जैसा नेचुरल डायमंड्स में आपको देखने को मिलता है, जो कि अर्थ के मेंटल में क्रिएट होता है. बट यहां कहा जाता है कि भाई नेचुरल डायमंड के क्रिएशन के टाइम पे 160 kg पर कैरेट आपका यहाँ पे कार्बन एमिशन होता है. बट इसके केस में जो लैब में आपके जो डायमंड यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, यहाँ पे 260 kg तक भी आपकी कार्बन एमिशन देखने को मिल सकती है. वैसे इसके बहुत सारे यूज है जहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर यहाँ पे आपके 5G और 6G नेटवर्क के ट्रांसमिशन में भी इसका यूज किया जा सकता है एंड एज अ हीट सिंक इसे यूज किया जाता है. ऐसे क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी नाइट्रोजन वैकेंसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है. हैवी मशीनरी के अंदर जहाँ पे जैसे आपको माउंटेन्स के अंदर टनल्स को क्रिएट करना है, तो वहां पे भी इनका यूज किया जा सकता है. तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स तो आपका डिप्लीट कर ही रहा है एंड माइनिंग करने से इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं. बट यहाँ पे एक चीज और भी आप कर सकते हैं, जैसे ब्लड डायमंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. कई बारी जो अफ्रीका के रेबल ग्रुप्स होते हैं वो अपनी वॉर को वेज करने के लिए, वेपन्स को खरीदने के लिए इस तरह के डायमंड्स को इलीगली सेल करते हैं. तो वो भी आपका यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है. अब इसमें बेनिफिट ये है कि इसकी ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिक सोर्स से आप ट्रैक कर सकते हैं. आप कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया जा सकता है. अब यहां पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए ताकि कार्बन एमिशन को आप कम कर सकें. मोर ओवर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बिल्ड करने की जरूरत है एंड इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा. अब बात करते हैं यूएस और जापान के येन के बारे में, जो ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में. तो कहा जाता है कि भाई येन आपकी जो करेंसी है, अभी यूएस और जापान ने साथ में मिलके इसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की बात की है. येन कैरी ट्रेड के अंदर यहां पे इन्होंने पहली बार 2011 के बाद इंटरफेयर करने की सोची है. तो इसमें आपके बैंक ऑफ जापान, इसके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, फेडरल रिजर्व, यूएस ट्रेजरी एंड इवन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, सेबी, सॉरी नॉट एसबीआई, सेबी का रोल आप इसमें देखते हैं. तो कहा जाता है कि भाई देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल येन ना बहुत सस्ते रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है. अब लोग क्या करते हैं, येन को फिर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और डॉलर के अंदर यानी यूएस बॉन्ड मार्केट के अंदर इसे इन्वेस्ट कर देते हैं. अब इसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई है तो लोग इससे पैसा कमा के वापस येन को लौटा देते हैं. अब पिछले कुछ समय में क्योंकि आप येन को रेगुलेट नहीं कर रहे थे तो येन का प्राइस इंक्रीज कर रहा था. तो यहां पर अपने येन को मेंटेन करने के लिए, ताकि इनकी जो आपकी एक्सपोर्ट है वो बना रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करने लगे कि यूएस के बॉन्ड को डिस्पोज ऑफ करने लगे एंड येन को बाय करने लगे कि भाई येन की सप्लाई को मैनेज कर सके. तो यहां पे एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पर जापानीज गवर्नमेंट, क्योंकि वीक अगर होगा येन तो इसमें क्या होता है कि भाई आपको जैसे अभी क्या होता है कि यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ये खरीदने में यूज किए जाते हैं. तो यहां पे
आप देखते हैं कि भाई लाइक डॉलर के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लो कर रही थी। तो यहां पर कहा जाता है कि भी यूएस ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स की मार्केट है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो कहते हैं वीक येन जो है ये फोर्स करता है जापानीज गवर्नमेंट को कि वो मैसिव शेयर ऑफ यूएस ट्रेजरी को मेंटेन करें, ताकि अगर कल को फ्यूचर में इन्हें कोई भी पेमेंट करनी हो तो उसके लिए ये रेडी रहे। अब यहां पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल येन की वैल्यू टूटती है या बढ़ती है तो उस केस में ये बीच में इंटरवीन करते हैं, एंड जिसकी वजह से अभी यूएस की जो बॉन्ड मार्केट है उसके ऊपर असर पड़ता है। अब कहते हैं कि भी देखो अगर बॉन्ड की यील्ड आपकी हाई हो जाती है तो इससे यूएस को क्या फर्क पड़ेगा। तो यूएस के ऊपर $40 ट्रिलियन का कर्जा है अभी, इतना $40 ट्रिलियन का कर्जा है। अगर हल्का सा भी अगर बॉन्ड मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज होती है, तो इससे यूएस के जो बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते हैं, एंड इस वजह से यूएस यहां पे जापान के साथ मिलकर इसको हैंडल करना चाहता है। तो कहते हैं कि भाई इसके इमर्जिंग इकोनॉमी के ऊपर भी असर रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर येन आपका किसी भी तरह से ऊपर या नीचे जाता है तो इससे कहीं ना कहीं जो लाइक आप ये कह सकते हो एफडीआई है, सॉरी एफआईआई है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट असर आता है। एंड आपने हिस्टोरिकली ये 2026 में देखा भी है कि इंडियन मार्केट से बहुत तेजी से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैसे मूव आउट करते हैं, क्योंकि ये हॉट मनी होती है। जिस भी इकोनॉमी में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है वहां पर ये भाग जाता है पैसा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो कहते हैं कि भी ग्लोबल बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी आपका असर पड़ता है, क्योंकि अगर यूएस के डॉलर के ऊपर असर आएगा तो इससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जो ट्रेड होती है मैक्सिमम आपका डॉलर में होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पे आपको एफआईआई को मॉनिटर करने की जरूरत है। एक ऐसी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी जहां पे जो रेट कट है वो आप कैलिब्रेटेड मैनर में लें, ताकि इसका कम से कम असर पड़े इंडियन मार्केट के ऊपर, एंड हमें डोमेस्टिक मैक्रो फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ताकि इस चीज का असर इंडिया की मार्केट के ऊपर कम हो। तो ये इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं लेबर फ्रेमवर्क की। देखिए अभी रिसेंटली एक 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कंडीशन कोड लेके आई थी, जिसने एक्चुअल में रिप्लेस किया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड ऑब्लिगेशन एक्ट ऑफ 1970 को। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैंडल करती है। तो कहते हैं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यहां पर एक पर्सन है राजू, राजू को एक कंपनी में जॉब मिली। अब इसका काम था जेई का, ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, बट कुछ समय बाद कंपनी ने इसे हटा के एक टेम्परेरी बेसिस पे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसने राजू की रिप्लेसमेंट यहां पे प्रोवाइड कर दी। अब कंपनी को इससे क्या फायदा होता है, कंपनी को जैसे बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर एक परमानेंट पेरोल पे अगर किसी इंसान को रखते हैं तो उसके लिए जैसे ग्रेचुटी पे करना या उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए वहां पर पे करना, ये सारी ऑब्लिगेशन उसके साथ आती है। तो कंपनीज यहां पर कोशिश करते हैं कि भाई डायरेक्टली जॉब ना देके यहां पर इनडायरेक्टली परमानेंट पेरोल की जगह पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लिया जाए। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई देखो हम इसके थ्रू आपको एक चीज कहते हैं कि भाई आप जो कोर एक्टिविटी ना, आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी, उसके अंदर आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को नहीं ला सकते, बट एंसिलरी जो सर्विसेज हैं उसके अंदर ला सकते हो। तो यहां पे ये देखा जाता है कि भाई जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंगेजमेंट क्या है उसके ऊपर 1970 का ये एक्ट फोकस करता था। बट अभी हमने इसमें क्या चेंज किया है कि भाई देखो जो कोर बिजनेस है उसके अंदर तो आप इनको नहीं लेके आ सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं, बट बाकी जगह पे आप इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो पहली चीज तो ये कोर और नॉन कोर सेक्टर को डिफरेंशिएट करता है। इसमें कहीं ना कहीं जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट करने की बात की गई है, एंड यहाँ पे कॉपरेटिव गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। बट यस यहाँ पे कहा जा सकता है कि भी एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि कंपनीज अपने कोर सेक्टर्स को अगर यहाँ पे ठीक से आपको ना बताए, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा गया है कि भाई हम वैसे तो गवर्नमेंट इसके ऊपर चेक रखेगी भी कौन से कोर सेक्टर्स हैं कौन से नहीं है उसमें एक कंपनी के अंदर, बट फिर भी एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए आउटसोर्सिंग के ऊपर जो कंपनीज है वो फोकस कर सकते हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड सस्टेनेबिलिटी का भी एक कंसर्न रहेगा। कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो ग्रे इकोनॉमी, मतलब जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय पेंशन्स वगैरह सोशल सिक्योरिटी उसके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे हमें हार्मोनाइजेशन को बिल्ड करना होगा अक्रॉस द स्टेट्स, एक ट्रांसपेरेंट स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि किस केस में आप एग्जम्पशंस दे रहे हो कहां पर नहीं दे रहे हो उसको आपको बताना होगा, एंड
प्रोएक्टिव कॉर्पोरेट कंप्लायंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कंपनीज खुद से इसको कंप्लाई करें। तो ये दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहां पे केरला, असम और यूरोप की। देखो रिसेंट टाइम में हमें असम के अंदर बहुत डेविस्टेटिंग फ्लड्स देखने को मिले। अब कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा एंड इसकी ट्रिब्यूटरी अपने रिवर डायनेमिक्स नेचुरली चेंज करते रहते, अपना पाथ चेंज करते रहते, क्योंकि बहुत सारा ये सिल्ट ऊपर से लेके आते हैं इस वजह से। तो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे इसके आपने साइडों में क्या कर दिया, आपने एम्बार्कमेंट बिल्ड कर दिए जिससे रिवर साइड में नहीं फैलती है, नीचे गाद इकट्ठा होता रहता है। अब जब ये नीचे गाद इकट्ठा होता है तो पानी ओवरफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग देखने को मिलती है। वैसे उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर कहते हैं वेस्टर्न घाट के बात करें तो स्लोप में इंस्टेबिलिटी है एंड प्लांटेशन कल्चर की वजह से यहाँ पर लार्ज स्केल प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पे माइनिंग की भी प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन हैबिटेशन का एक्सपेंशन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे भी वेस्टर्न घाट के ऊपर हमने दो कमेटीज बनाई थी, कस्तूरी रंजन कमेटी, गदगिल कमेटी। इन दोनों कमेटीज ने कहीं ना कहीं इसके इको सेंसिटिव जोन को वेस्टर्न घाट के प्रमोट करने की कोशिश की थी, बट कई केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि ये इको सेंसिटिव जोन को हम वायलेट करते हैं और उसका ये रिजल्ट है कि आपको जो वेस्टर्न घाट में ये जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, खासकर केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम, ये काफी कॉमन हो जाती है। अब यूरोपियन वाइल्ड फायर की अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन एरिया में कुछ समय से क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई टेम्परेचर और हीट वेव देखने को मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी आगजनी है वो काफी कॉमन हो गई है। तो कहते हैं कि भाई इसमें ना दो अप्रोच आ जाती है। एक अप्रोच होते हैं जहां पे आप क्लाइमेट अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करते हो, ये मिड टर्म से लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करती है, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ह्यूमन एडजस्ट करें एंड नेचुरल सिस्टम के अगेंस्ट हम एक कुशन बिल्ड कर सकें। बट दूसरी तरफ इमीडिएट और शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर। बट हमें इन दोनों अप्रोच को नहीं, इन दोनों को इंटीग्रेट करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि हम ठीक से क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकें। तो कहते हैं कि भाई इसमें आपका शंघाई फ्रेमवर्क आ जाता है। अब यहां पे कहा जाता है कि आप डिजास्टर को सबसे पहले समझो, फिर उसके अगेंस्ट गवर्नेंस को अपनी स्ट्रेंथन करो, आप फिर यहां पे इन्वेस्ट करो कैसे आप डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपेयर्डनेस को बेटर करो। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट 7 जो है, इसका पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 7, ये ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करता है एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान को भी प्रमोट करने की कोशिश करता है, जो इंटीग्रेट करके ग्लोबल लेवल पे आपका वर्क करेगा। वैसे ही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल गोल 11, ये सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करता है, ये भी इससे डायरेक्टली डील करता है। वैसे इंडिया ने अपना खुद का कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं लॉन्च किया था, जहां पे हमारा फोकस ये है कि हम क्लाइमेट प्रूफ बिल्डिंग्स कोड को प्रमोट कर सकें, उन्हें रेट्रोफिट कर सकें एंड जिससे कहीं ना कहीं हम डिजास्टर से होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकें। तो यहां पे कहा जाता है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि भाई आज भी ओवर रिलायंस देखने को मिलता है। पोस्ट जो भी आपके इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं उसके बाद रिलीफ के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन प्रिपेयर्डनेस के ऊपर। आपको अर्बन प्लानिंग में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं एंड आपको कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल वार्निंग्स को आप निगलेक्ट करते हो, वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पे हमें लाइक वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है कि भाई प्री डिजास्टर मिटिगेशन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए एंड इसमें एक्टिवली कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए एंड नेचुरल कैचमेंट फॉरेस्ट और आपके जो वेटलैंड्स हैं इनको रिस्टोर करें, तो इससे हमें बेनिफिट ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।